हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कटारा और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप काफ़ी दिनों से मेरे को कह रहे थे कि हिमांशु कुछ नया लेके आओ मिक्सिंग मास्टरिंग में, कुछ मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल दो। तो दोस्तों, आज आ चुकी है मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड एक और वीडियो। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए। हम सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम मिक्सिंग मास्टरिंग कर तो लेते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कंप्रेशन ऐसे अप्लाई करना है और आपने मेरे को देख के कर तो लिया, लेकिन क्या आपने जो डिसीजन सॉन्ग के अंदर मिक्सिंग के दौरान या मास्टरिंग के दौरान लिए हैं वो सही है या गलत, इसको आप नहीं पहचान पाते हो। और दोस्तों, ये बात कहीं तक सही भी है, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता काफ़ी सॉन्ग्स का तब तक आप मिक्सिंग मास्टरिंग में सही और गलत का पता खुद से सही तरीके से नहीं लगा सकते हो। लेकिन आज मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, ऐसे टूल आ चुके हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपने जो मिक्स और मास्टर सॉन्ग किया है वो बेहतर है या नहीं है, और इसमें कोई परेशानी है तो वो क्या है। और आप उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, बट आपको प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस की कमी से आप प्रॉब्लम को पता नहीं कर पाते हो। तो अब मैं आपको आज एक वीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ, लेवल्स के बारे में। दोस्तों, लेवल्स का खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बस आपके जो साउंड आ रहा है ओवरऑल उसको सुनता है और आपको गाइड करता है कि आपने कहाँ कहाँ कमी छोड़ी हो सकती है। लेवल्स को आपको लोड करना है अपने मास्टर आउटपुट के सबसे लास्ट वाले इफेक्ट में, जिससे आपने जो भी ओवरऑल सॉन्ग में वर्क किया है आप उसको लेवल्स में सही तरीके से सुन सकें। दोस्तों, आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट। आप जब भी सॉन्ग को मिक्स और मास्टर करते हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए उसको मिक्स और मास्टर कर रहे हो। क्या आप उसको अपने मोबाइल में प्ले करके सुनना चाहते हो? क्या आप उसको YouTube या फिर Spotify पर डालना चाहते हो? क्या आप उसे CD के लिए बना रहे हो? तो आपको ये पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। YouTube ने अपने कुछ अलग नियम निकाले हुए हैं कि इतना ज़्यादा लाउड होना चाहिए, और जब हम अपने मोबाइल पर सुनते हैं तो हमको ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको लाउडेस्ट सॉन्ग ही अच्छे लगते हैं, जो ज़्यादा लाउड होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो Spotify की अलग कहानी है। वो सब मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि आप कहाँ पर डालने वाले हो। सपोज़ करो आप YouTube पर डालने वाले हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट मिलते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर डालना है। जैसे आपको अगर अपने मोबाइल पर सुनने के लिए बनाना है तो आपको लाउडेस्ट चाहिए, उधर किसी का भी रूल काम नहीं करता है। तो आप यहाँ पर क्रेजी लाउड वाला प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी से एक सॉन्ग को डाउनलोड किया है और हम उसकी लाउडनेस, उसके सभी फैक्टर्स को इस प्लगइन में देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल YouTube वाला प्रीसेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक बार सॉन्ग को प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 6 मॉड्यूल दिए हुए हैं। पहला पीक, दूसरा स्टीरियो फील्ड, तीसरा लफ्स, चौथा LRA, पांचवा डायनेमिक रेंज और छठा लास्ट बस स्पेस। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट बेल्ट बांधकर इस वीडियो को लंबे टाइम तक पूरा देखें, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों, लेवल्स का फ़ायदा ये है, लेवल्स VST का फ़ायदा ये है कि इसमें इन 6 मॉड्यूल्स में से जिस भी मॉड्यूल में परेशानी होगी वो मॉड्यूल ग्रीन से रेड हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 मॉड्यूल पीक और LUFs रेड हो चुके हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ परेशानी है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीक को देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर अपने ऑडियो ट्रैक की पीक्स को देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि हिमांशु भाई, हमको मिक्सर ट्रैक में भी तो म्यूज़िक की
पीक्स देखने को मिलती हैं, तो इसमें अंतर क्या है दोस्तों? आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, यहाँ पर इस सर्कल के अंदर 3.1 dBTP लिखा हुआ है। dBTP का मतलब है डेसिबल ट्रू पीक्स, और जो मिक्सर में हमको देखने को मिलती है वो होती है dBFS, मतलब डेसिबल फुल स्केल। दोस्तों, जब आप डेसिबल फुल स्केल का यूज़ करते हुए मिक्स और मास्टर करते हो तो आपको जो ट्रू पीक्स की स्थिति होती है ना, वो सही तरीके से नहीं पता लग पाती है। अभी आप अपने लेफ्ट में एक वाइट कलर का ऑडियो ट्रैक का डायग्राम देख रहे हो। दोस्तों, जब आप dBFS सिस्टम में मिक्स मास्टर करते हो तो आपका ट्रैक कुछ इस टाइप का दिखता है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में होता है। जब आप उसे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और स्पीकर में प्ले करते हो तो अभी आपको फ़िलहाल जो राइट में ग्रीन और रेड कलर का दिख रहा है आउटपुट, वैसा बन जाता है। ये कन्वर्जन की प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसका मतलब आप अगर dBFS सिस्टम में कुछ आउटपुट बना रहे हो तो उसमें पीक हो सकती हैं, इसीलिए ही सीलिंग का कंसेप्ट आया। सॉन्ग की मास्टरिंग के दौरान हम लास्ट में मैक्सिमाइज़र में सीलिंग देते हैं। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है, हालांकि और भी हैं, लेकिन ये भी एक कारण है, जिससे अगर dBFS सिस्टम में जो हमको पीक्स दिख नहीं रही हैं, मतलब डिजिटली तौर पर नहीं दिख रही हैं, एनालॉग फॉर्म में अगर वो हों तो वो भी डिस्टॉर्शन में बदले नहीं। लेकिन लेवल्स में कुछ सिस्टम अलग है। यहाँ पर आपको डेसिबल ट्रू पिक्स दिखाई देती हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं। मतलब आपको लेवल्स में अभी जो आपके राइट में डायग्राम है वैसी ही पीक्स जो वास्तव में होती हैं दिखाई देती हैं, तो आपका मिक्स मास्टर थोड़ा बेटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रू पिक 3.1 dBTP आ रही है, मतलब डिस्टॉर्शन हो रहा है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आपको जो मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद आउटपुट आ रहा है उसका लेवल कम करना पड़ेगा। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का गेन ज़्यादा है उनको आप उनका गेन कंट्रोल करने की कोशिश करें, या अपने ट्रैक में कोई भी गेन का प्लगइन डालकर मास्टर वाले ट्रैक में उसका ओवरऑल वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा कम कर दें। आप देख सकते हैं जब मैं पीक वाले मॉड्यूल के जो आइकन है उसके ऊपर माउस ले जाता हूं तो मेरे को यहाँ पर टिप्स भी शो होने लगते हैं। ये टिप्स आप सेटिंग वाले मेन्यू में जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि रीसेट के बिल्कुल बगल में दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल स्टीरियो फील्ड में। स्टीरियो फील्ड में आप देख सकते हैं दो स्केल दिए हुए हैं। फर्स्ट बॉटम में L और R के बीच में दिया हुआ है, और एक लेफ्ट में दिया हुआ है -1 और +1 के बीच में। इन दोनों स्केल्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपके ऑडियो ट्रैक में जितनी ज़्यादा स्टीरियो विड्थ होती है उतना ही ज़्यादा वो फैला हुआ और अच्छा सुनाई देता है। आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट वाले आउटपुट हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आउटपुट बिल्कुल राइट में भाग रहा हो या लेफ़्ट में भाग रहा हो या फिर बैलेंस नहीं हो। इसके लिए ये जो बॉटम में स्केल दिया हुआ है ये आपको जानकारी देता है। अगर इसमें आपका आउटपुट सेंटर में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका आउटपुट वेल बैलेंस्ड है। और उधर लेफ़्ट में जो स्केल दिया हुआ है, आपका अगर आउटपुट +1 की साइड आ रहा है वहाँ पर, तो मतलब आपका सॉन्ग में कोई फेसिंग का इशू नहीं है। और अगर -1 की साइड आ रहा है तो उसमें फेसिंग का इशू है। वो इस तरीके से वर्क करता है कि आपकी जो सॉन्ग की स्टीरियो इमेज है वो लेफ़्ट और राइट इमेज को सुनता है और एनालाइज करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों में कुछ पार्ट ऐसा हो जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। दोस्तों, मैंने फेजिंग की आपको एक और वीडियो डाली हुई है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको फेजिंग इधर भी बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे के साउंड को कैंसिल कर सकते हैं। जनरली जब हम अपने मोबाइल पर सुनते हैं या क्लब्स में साउंड सुनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही स्पीकर मतलब एक ही टाइप का साउंड होता है, मोनो वाला कह लो आप, वो अलग अलग स्पीकर्स पे प्ले होता है। ऐसे ही मोबाइल में होता है। तो अगर आपके सॉन्ग में फेसिंग का इशू है लेफ़्ट और राइट स्टीरियो इमेज में, तो
वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब आपका ट्रैक मोनो में बहुत ही बेकार सुनाई देगा। तो ये फीचर हेल्प करता है आपको फेसिंग का इशू और स्टीरियो विड्थ और सॉन्ग लेफ्ट और राइट में बैलेंस है या नहीं ये देखने के लिए। इसमें एक और फीचर है, वो है फ़िल्टर वाला, जो आपको टॉप में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट मिक्सिंग मास्टरिंग की क्लासेस में बताया कि आपका जो बेस होता है कोशिश कीजिए वो सेंटर में ही रहे और मोनो की तरह रहे। तो आप फ़िल्टर की मदद से अपनी बेस फ्रीक्वेंसीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो कि इससे इतनी रेंज में मेरी बेस फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उनको सुन सकते हो। वो आपके सेंटर में ही रहनी चाहिए, वरना बेस फ्रीक्वेंसीज में अगर आपके फेसिंग का इशू बना तो बहुत ही बेकार साउंड करेगा। इसलिए ये प्लगइन आपकी यहाँ भी हेल्प करता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल LUFs की तरफ। दोस्तों, LUFs लाउडनेस को, सॉन्ग की लाउडनेस को मेज़र करने का एक तरीका मान सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ट्रू पीक के अकॉर्डिंग लाउडनेस को मेज़र करते थे, उसके बाद RMS का सिस्टम आया, मतलब रूट मीन स्क्वायर्स का। तो अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है वो लव्स वाला सिस्टम है। लव्स का पूरा नाम है लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल। दोस्तों, इसमें भी आपको ग्रीन और रेड वाले सेक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अब रेड का मतलब ये मत सोचिएगा कि हमारा आउटपुट ख़राब है, नहीं। LUFs की नेगेटिव वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका सॉन्ग लाउड होगा, मतलब उतना ही आपका बेटर साउंड करेगा। लेकिन दोस्तों, लाउडनेस बढ़ाने के चक्कर में हम अपने सॉन्ग के डायनामिक्स को खो देते हैं। जितना सॉन्ग डायनामिक कम होगा उतना ही ज़्यादा वो लाउडनेस में ज़्यादा किया जा सकता है, उसको उतना मैक्सिमम लाउड किया जा सकता है। यूट्यूब में LUFs की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो शायद -14 से लेकर -13 है या -12 है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर रेड का मतलब आपके लिए गलत क्यों है। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल पर सुनने के लिए, अपने स्पीकर्स में सुनने के लिए सॉन्ग को लाउड तो कर लिया, बदले में आपने अपने सॉन्ग की जो डायनेमिक्स थी उनको न्योछावर कर दिया। फिलहाल इस सॉन्ग का देखें तो -7.3 इसकी इंटीग्रेटेड, मतलब पूरे सॉन्ग की लाउडनेस आ रही है और -7.3 इसकी अभी शॉर्ट टर्म लाउडनेस आ रही है, LUFs आ रही है। लेकिन अगर इस सॉन्ग को आप YouTube पर अपलोड करोगे, जैसा कि मैंने प्रीसेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो YouTube क्या करेगा, इसकी लाउडनेस को कम कर देगा और -14 या -12 LUFs जो उन्होंने डिसाइड करी हुई है उसके हिसाब से नॉर्मलाइज कर देगा। अब पता है इसमें आपका क्या लॉस हुआ? आपने सॉन्ग के डायनेमिक्स भी खो दिए और यूट्यूब पर जो आपकी लाउडनेस है वो तो और सॉन्ग्स के बराबर ही है। आपका सॉन्ग कोई अलग से नहीं चमकेगा, है ना, वो -14 या -12 की LUFs वाली यूनिट पर ही दिखेगा। तो आप पता है इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते थे कि यूट्यूब के लिए आप एक सेपरेट आउटपुट निकाल देते, जिसमें आप यूट्यूब की LUFs जो रिक्वायर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब कम लाउडनेस होती है उसकी, उन पर ही सॉन्ग को मिक्स मास्टर करते, तो आपकी डायनामिक्स तो बची रहती हैं एटलीस्ट और आपके सॉन्ग अच्छा सुनाई देता। लेकिन सॉन्ग को लाउड करने के चक्कर में आपने अपने YouTube पे जो आउटपुट जा रहा है उसमें भी डायनेमिक्स कम कर दी। अब आप समझ गए, मैंने आपको जो शुरुआत में वीडियो के बताया था कि आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, आप कहाँ पर डालने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग सेपरेट मिक्सिंग मास्टरिंग का आउटपुट निकालें। वो इसलिए ज़रूरी है, आप देखिए अगर आप स्पॉटिफाई पर डाल रहे हैं तो आप इंटरनेट पर चेक करिए स्पॉटिफाई के क्या रिकमेंडेशन है, और इसमें भी आपको लेवल्स में भी प्रीसेट मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। तो इसलिए रिक्वायर्ड है आपको LUFs के अकॉर्डिंग ही सॉन्ग को मिक्स और मास्टर करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने स्पीकर्स या फिर मोबाइल में प्ले करने के लिए मिक्स मास्टर कर रहे हो तो आप इसमें जो प्रीसेट आता है क्रेजी लाउड वाला वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स मास्टर कर सकते हो। उसमें आपकी डायनेमिक्स हैं जो सॉन्ग की वो कम हो जाएंगी और सॉन्ग का आपको लाउड रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल LRA की तरफ। दोस्तों, LR का मतलब है लाउडनेस रेंज। अगर आपके सॉन्ग में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर साउंड
कम होता है, जहाँ पर बीट्स नहीं होती हैं, तो वहाँ पर आपकी लाउडनेस कम आएगी। और कहीं ऐसा सेक्शन है जो कोरस वाला होता है, मेन मतलब जो जहाँ पर म्यूज़िक होता है, वहाँ पर आपकी लाउडनेस ज़्यादा आएगी। तो एलआर आपको बताता है कि आपके सॉन्ग का ओवरऑल जो लाउडनेस है वो बराबर आनी चाहिए लगभग सभी जगह। ऑल्दो ये एक आइडियल स्थिति है, ऐसा हर जगह नहीं हो सकता। हाँ, कहीं पर म्यूज़िक लगभग सभी जगह बराबर है तो आप वहाँ पर ऐसी स्थिति कर सकते हो, लेकिन फिर भी एलआर आपको बताता है कि आपके सेक्शंस का, सभी सेक्शंस का जो वॉल्यूम है, जो लाउडनेस है, वो बराबर होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके कहीं भी सेक्शन में 30 सेकंड से ज़्यादा अगर लाउडनेस कम रहती है तो एलआर रेड हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि वो सेक्शन का बाकी सॉन्ग के अदर सेक्शंस के मुकाबले म्यूज़िक की जो लाउडनेस है वो कम है। तो ऐसा जनरली तब होता है जब सॉन्ग में हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं दो सेक्शंस के बीच में, तो ये आपको दिखा देगा जो भी सेक्शन की लाउडनेस कम है वो रेड हो जाएगा। आपको वहाँ का सेक्शन मैनेज करना पड़ेगा, उसकी लाउडनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप इंस्ट्रूमेंट्स का जो वॉल्यूम है वो सेपरेटली बढ़ा सकते हैं, तो इससे आपको जो लाउडनेस रेंज है वो लगभग बराबर वाली मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल डायनामिक रेंज की तरफ। दोस्तों, हमें डायनामिक रेंज की इम्पोर्टेंस समझ में आ चुकी है लाउडनेस के साथ। इन दोनों में झगड़ा चलता ही रहता है। तो अभी ये वाला सेक्शन है आपकी डायनामिक रेंज को देखने के लिए। अगर आप अपने सॉन्ग को ओवर कंप्रेस्ड करते हो या हार्ड लिमिटिंग करते हो तो उसकी डायनेमिक रेंज कम हो जाती है। डायनेमिक रेंज किसे कहते हैं दोस्तों? जब आपका सॉन्ग जो एक ओवरऑल आउटपुट दे रहा है उसके बाद अगर मीटर खाली बचता है, मतलब स्पेस बचता है ऊपर की ओर, तो उसे डायनेमिक रेंज कहते हैं। तो अगर आपने सपोज कीजिए कंप्रेसर हार्ड या अप्लाई कर दिया तो सॉन्ग की जो आपके जो सैंपल हैं उनकी जो डायनेमिक्स है वो कम हो जाएंगी, और डायनेमिक रेंज है वो भी कम कैसे होगी? जब आप लाउड करोगे, कंप्रेशन के बाद जब हम गेन को बढ़ाते हैं तो आप देख लोगे कि जो ओवरऑल आउटपुट है ना, जैसे जो भी सैंपल है उसका बढ़ जाएगा, वो लाउड हो जाएगा, है ना। तो डायनेमिक रेंज उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा ओवर कंप्रेस कर दिया है तो जो पंचीनेस होती है वो चली जाती है, सॉन्ग बेकार लगने लगता है। इसलिए एक हद से ज़्यादा डायनामिक रेंज हमें कम नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये और गाइड करूँगा कि अगर आप 4:1 से ज़्यादा का कंप्रेशन यूज़ करते हो तो वो गलत है। मैंने लेवल्स का मैनुअल भी पढ़ा था, उसमें भी यही लिख रहा था। दोस्तों, अगर हमारे सॉन्ग में कहीं इतना ज़्यादा वॉल्यूम लेवल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आप ऑटोमेशन का, वॉल्यूम ऑटोमेशन का यूज़ करें। जैसे मैंने आपको वोकल में बताया हुआ है वॉल्यूम ऑटोमेशन, तो आप वॉल्यूम ऑटोमेशन का यूज़ करें बजाय उसे कंप्रेसर से कंप्रेस करने के। इससे आपके सॉन्ग की डायनेमिक्स हैं वो बनी रहती हैं। तो अभी मैं इधर दोबारा लौट के आता हूँ। अगर आपकी डायनेमिक्स ज़्यादा है तो ये ग्रीन दिखेगा, और अगर डायनेमिक रेंज ज़्यादा है तो ये आपको ग्रीन दिखेगा, और कम है तो आपको ये रेड दिखेगा। तो अब आपको वो सही करनी पड़ेगी, और सही करने का तरीका यही है, जो ओवर कंप्रेस्ड पार्ट है उसको कम करो, और वहाँ पर आप वॉल्यूम ऑटोमेशन का यूज़ कर लो अगर ज़रूरत है तो, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस मत करो। सॉन्ग में आपका बहुत ही अच्छा साउंड आएगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट मॉड्यूल बास स्पेस की तरफ। दोस्तों, इस मॉड्यूल के लिए मेरे पास पर्याप्त फाइल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इस मॉड्यूल में काम करने के लिए आपके पास आपके सॉन्ग की स्टैम्प्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। उसमें आपको जो आपके बेस के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे बेस लाइन और किक, इनको म्यूट करना है। और उसके बाद इस मॉड्यूल में डन पर क्लिक करना है, और इसके बाद ये मॉड्यूल आपको बताएगा कि आपके, जब सपोज करो आपने बेस लाइन और किक हटा दिया तो आपके बेस में इंस्ट्रूमेंट बचा ही नहीं, और फिर भी वहाँ पर अगर साउंड आ रहा है, इसका मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बेस की फ्रीक्वेंसीज के साथ इंटरफियरेंस करेगा।
और बेस की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला है मिक्सिंग मास्टरिंग की क्लासेस में कि आपको वहाँ पर कम से कम इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए। तो ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत मददगार है। इसमें आप बेस के सारे इंस्ट्रूमेंट हटाने के बाद सुन सकते हैं कि बेस फ्रीक्वेंसीज में कोई और साउंड तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो आपको दिखने लग जाएगा इसमें। और आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को सोलो कर करके प्ले करें, और अगर इस सर्किल में अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वहाँ पर आप लो कट कर दें। लो कट के बारे में मैंने आपको मिक्सिंग मास्टरिंग की क्लासेज में बताया हुआ है, EQ में किया जाता है। तो अगर आपने वो क्लासेज नहीं लिए तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको ये वीडियो भी समझ में आने लग जाएगी। आप देख सकते हैं अभी इसमें मैंने किक और बेस लाइन को म्यूट नहीं किया है, इसलिए आपको बेस की फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। ये एक तरीके से बेस की फ्रीक्वेंसी शो करने वाला इक्वलाइज़र ही है। तो मैं अभी क्या करूँगा, लेवल्स के ऊपर मैं एक EQ का प्लगइन लोड करूँगा और उसमें लो कट करके आपको दिखाऊँगा कि आपका आउटपुट किस तरह का आना चाहिए। तो अब लो कट करने के बाद मैंने बेस फ्रीक्वेंसीज़ को हटा दिया है, पूरी तरह से नहीं हटाया है क्योंकि वो अभी इसमें हो भी नहीं सकता, लेकिन हाँ कम कर दिया है। तो अभी आपको दिखेगा कि आपने अगर किक और बेस लाइन को बिल्कुल साइलेंट कर दिया है तो आपका आउटपुट कैसा आना चाहिए था। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि यहाँ पर इस सर्किल के अंदर बिल्कुल भी आउटपुट नहीं आए, है ना, बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी नहीं आए। दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी लो में आती है, लेकिन आपकी रेड नहीं होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी। अगर रेड हो रही है इसका मतलब वो लोअर बास और किक के साथ, लोअर इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरफियरेंस करेंगी। तो इसके 6 मॉड्यूल पूरे हो चुके हैं और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें सर्किल के ऊपर की ओर कुछ बटन और दिए हुए हैं, तो उनके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर मोनो का बटन सर्किल के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, तो आप अपने ट्रैक को किसी भी पोजीशन में मोनो करके सुन सकते हैं कि अगर आपका सॉन्ग एक ही स्पीकर में सुनाई दे तो कैसा सुनाई देगा। आप लेफ़्ट और राइट L और R दिए हुए हैं मोनो के लेफ़्ट और राइट में, तो आप लेफ़्ट स्पीकर और राइट स्पीकर को भी सुन सकते हैं। और लेफ़्ट और राइट बटन के बगल में M लिख रहा है और S लिख रहा है। M का मतलब है मिड सेक्शन और S का मतलब है साइड सेक्शन। तो आप अपने जो सॉन्ग है उसके मिड और साइड के सेक्शंस को भी सोलो करके सुन सकते हैं। मैं जल्दी से इन बटन्स पर क्लिक करके आपको कैसा सुनाई देता है वो दिखा देता हूँ। दोस्तों एक बात और, जब भी आप अपने मॉड्यूल में कोई परेशानी देखते हो और उसे सॉल्व कर लेते हो या कोशिश कर लेते हो, उसके बाद आप मॉड्यूल में के ऊपर इस VST प्लगइन में टॉप राइट में जो रीसेट का बटन है उसको दबा दें, जिससे क्या होगा कि ये मॉड्यूल रीसेट हो जाएंगे और दोबारा से एनालाइज करेंगे कि कहीं आपने वो सॉल्व कर लिया या नहीं करी है। ये इस बात का आप ज़्यादा ध्यान रखें, रीसेट करते रहें जब भी आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक दे जाना एक, और अगर बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे ट्यूटोरियल तो मेरे को कमेंट भी करना, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़े।
मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।